हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक अच्छी रैंक के लिए एक अच्छा आंसर लिखने का स्किल होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लगाते हैं, टॉपर्स की कॉपियों को देखते हैं और जो मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ वो देख रहे हैं। मतलब ये सब सारी ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप ये कर रहे हैं तो आप एक समय के बाद अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में होते हैं। मेरा जो वीडियो लेक्चर होता है, आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी हिंदी संस्थान की तरफ से हर महीने सृजन बैच शुरू होता है, जो कि 25 मई से शुरू भी हो चुका है। तो जो सृजन बैच होता है, उसमें से किसी भी एक अभ्यर्थी की कॉपी को मैं उठाता हूँ, उनके आंसर को पढ़ता हूँ, उनमें जो भी कमियां होती हैं उन पर मैं प्रॉपर डिस्कशन करता हूँ, ताकि जब आप आंसर लिखें तो वो गलतियां ना करें जिससे आपके नंबर कम हो जाते हैं। आज का जो डिस्कशन होगा, आज का जो लेक्चर है, वो सृजन की कॉपियों पर आधारित ना होकर के टॉपर्स की कॉपी पर आधारित है। तो हमारे लिए टॉपर्स की जो कॉपी है वो बेस्ट एग्जाम्पल रवि कुमार सिहाग सर की हो सकती है, जिनकी रैंक आप देखेंगे तो 2018 में कितनी रहती है, 337, और 2021 में 18 हो जाती है। तो इस तरह का अचीवमेंट, इस तरह का इम्प्रूवमेंट अपने आप में तो अद्वितीय है ही है। तो हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल रवि कुमार सिहाग सर की ही कॉपी होगी। तो दोनों कॉपी हमारे पास है टेस्ट की, तो दोनों को तुलना करके आज समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न पर और ध्यान दीजिएगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी का कोई प्रश्न है आंसर रिलेटेड, कोई डाउट्स है, कोई प्रश्न है, कुछ मतलब जो भी आंसर राइटिंग से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट वीडियो पूरा उसी पर होगा। राइट, आप अपने प्रश्न पूछिए। अब संभव होगा तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। देखिए, प्रश्न है, भारत जैसे लोकतंत्र में विपक्ष क्या भूमिका निभाता है, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्या हमारी संसद छाया मंत्रिमंडल से लाभान्वित हो सकती है? भारत जैसे, देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बहुत इजी है। क्या कह रहा है कि अब प्रश्न पढ़ने के बाद जो जो पक्ष आपको सामने दिख रहे हैं उनको तो पहले माइंड में रखिए कि ये पक्ष तो हमें लिखने ही है। जैसे भारत जैसे लोकतंत्र में विपक्ष क्या भूमिका निभाता है, विपक्ष की क्या भूमिका है भारत जैसे लोकतंत्र में, उसे आपको ठोस तथ्यों, उदाहरणों के साथ बिंदुवार क्रम में बता देना है। फिर इसके बाद है, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए, क्या हमारी संसद छाया मंत्रिमंडल से लाभान्वित हो सकती है? मतलब कोई एक छाया मंत्रिमंडल व्यवस्था है, यदि इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो क्या जो हमारी सांसद है, या सॉरी संसद है, वो लाभान्वित हो सकती है? जब क्या लग जाए, तो मैं पहले भी बोला हूं कि आप पक्ष और विपक्ष जो टॉपिक है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बात करेंगे। मतलब कि छाया मंत्रिमंडल से कैसे संसद लाभान्वित हो सकती है, इस पर भी आप बात करेंगे। इसके बाद क्या छाया मंत्रिमंडल की सीमाएं हैं, उस पर भी आप बात करेंगे कि मतलब कि कैसे कहीं ना कहीं भारत जैसे लोकतंत्र पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। फिर अंततः एक सुझावात्मक निष्कर्ष के साथ अपने उत्तर की समाप्ति करेंगे। मतलब एक आपकी भूमिका होगी, भूमिका में क्या होगा उसको मैं डिस्कशन करूंगा। सेकेंड पैराग्राफ में विपक्ष की क्या भूमिका है इस पर बात करेंगे। छाया मंत्रिमंडल संसद को कैसे लाभान्वित करती है, तीसरे पैराग्राफ में बात करेंगे। फिर हम कुछ सीमाएं बताएंगे चौथे पैराग्राफ में, और पांचवें पैराग्राफ में सुझावात्मक निष्कर्ष लिखेंगे। भूमिका पढ़ते हैं। रवि कुमार सिहाग सर जो लिखे हैं वो लिखे हैं, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं जवाबदेह सरकार को निरंकुश सरकार में तब्दील होने से रोकने के लिए विभिन्न क्रियाविधियों के साथ साथ विपक्ष भी रचनात्मक भूमिका निभाता है। अब इस तरह की भूमिका लिखने के बाद देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है भूमिका में। जब आप विभिन्न क्रिया विधियों के साथ साथ आपको यहाँ विभिन्न क्रिया विधियों को समझाना होगा कि आप विभिन्न क्रिया विधियों में किसकी बात कर रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मीडिया लिख दीजिए या न्यायपालिका लिख दीजिए। राइट, ऐसे लिखिए। आप सिर्फ विभिन्न क्रिया विधि ये सब ऐसे लेकर के नहीं छोड़ सकते। आप सभी को ध्यान देना होगा, जब भी आप आंसर लिखें तो इन सभी गलतियों से, इन सभी मिस्टेक से आपको बचना होगा। ठीक है, तो ये करके फिर अब हम पढ़ें तो होगा कि सरकार को निरंकुश सरकार में तब्दील होने से रोकने के लिए मीडिया, न्यायपालिका आदि के साथ साथ विपक्ष की भी रचनात्मक या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से भूमिका लिखी जा सकती है। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये भूमिका है, संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था
सत्तारूढ़ दल व विपक्षी दल की पारस्परिक जवाबदेही एवं विचार विमर्श से प्रकट होती है एवं इससे विपक्ष विशेष रूप से वेस्टमिंस्टर आधारित संसदीय प्रणाली में एक नामित सरकार के राजनीतिक विपक्ष का एक रूप होता है। ये भूमिका लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी आप सभी को ये भूमिका लग रही होगी तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा विभिन्न क्रियाविधियों की जगह आपको स्पष्ट करना होगा कि आप किसकी बात करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको भूमिका में क्या करना चाहिए था। सेकेंड पैराग्राफ में देखें तो लिखा गया है कि भारत के संदर्भ में विपक्षी दल न्यायपालिका रूपी बाहरी जवाबदेहिता क्रियाविधि के समांतर विपक्ष आंतरिक जवाबदेही क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है। मतलब जैसे बाहरी तौर पे देखें तो न्यायपालिका और आंतरिक जवाबदेही कौन सुनिश्चित करता है? विपक्ष करता है। कुछ ऐसा लिखा गया है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। सीधा आपको विपक्ष की क्या भूमिका है हेडिंग ऐसे डाल सकते थे और बिंदुवार क्रम में ठोस उदाहरणों के साथ बताते कि भारत जैसे लोकतंत्र में विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभाता है। अब आगे देखें तो इस वाक्य को अब विपक्ष की भूमिका के इस वाक्य से जोड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यातव्य है कि। मैंने कई बार बोला है कि जब आप आंसर लिखें तो व्याख्या, जब प्रारूप में आप उत्तर लिखते हैं, जब व्याख्या करते हैं तो आपका आंसर बहुत लंबा खिंच जाता है। जो आंसर आपको 150 शब्दों में लिखने होते हैं वो 200 के ऊपर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आंसर पूरा 150 शब्दों में लिखना था, लेकिन लिखा कितने में गया है? लगभग 230 शब्दों में। और 230 शब्दों में लिखा भी गया है, लेकिन निष्कर्ष भी नहीं लिख पाया गया है क्योंकि जगह ही नहीं बची। जब आप व्याख्या को महत्व देते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि आप इस वाक्य को संसद विपक्ष की भूमिका से जोड़ने के लिए ध्यातव्य है कि, ये सब चीजें जब निबंध आप लिखते हैं ना तो उस दौरान ध्यातव्य है कि, ज्ञात है कि, या कुछ भी ऐसे शब्द जो होते हैं उनको एक वाक्य से दूसरे वाक्य से लिंक करने के लिए ये कुछ ऐसे शब्दों का यूज होता है। अब यहाँ पर हम देखें विपक्ष की भूमिका में क्या लिखा गया कि संसद में विभिन्न प्रस्ताव यथा ध्यानकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव जैसे उपकरणों द्वारा विपक्ष सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ठीक है, मतलब विपक्ष इन सभी प्रस्तावों के द्वारा क्या करता है कि जो सरकार है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। लेकिन अभी शब्दों की संख्या गिनो तो कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 शब्द हो रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु को समझाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने जैसे विपक्ष की भूमिका हेडिंग डाली और लिखा है कि अविश्वास, निंदा, ध्यानकर्षण प्रस्ताव द्वारा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब इस तरह से विपक्ष की भूमिका हेडिंग डाल के आप कुछ इस पॉइंट में लिख सकते थे कि इन प्रस्तावों द्वारा सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने में विपक्ष की भूमिका होती है। अब इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 में हो गया। ये कितना था? 23 था शायद। तो 13 शब्दों का अंतर है। तो इस तरह से हम और संक्षेप में कर सकते हैं चीजों को। बात समझ रहे हैं? हमारा उद्देश्य जब टॉपर्स की कॉपी आप देखें तो उद्देश्य ये होना चाहिए हम यहाँ से क्या सीख करके जा रहे हैं। सिर्फ मैं ही एक आंसर अभी इस पर डिस्कशन करूंगा जो फिजो रैंक 18 वाली उस दौरान जो टेस्ट दिए गए थे उसकी एक कॉपी का एक आंसर पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन और भी जो आंसर है उस पर आप भी डिस्कशन, मतलब अपने आप से विश्लेषण करिए, अपने आप से भी देखिए उन चीजों को। ये सिर्फ किसी एक पर आप निर्भर मत होइए यदि सच में आपको एग्जाम क्रैक करना है तब, और बाकी का टाइम पास कर रहे तो कोई बात नहीं है। दूसरा बिंदु देखें तो दूसरा बिंदु है कि इसके साथ साथ आप देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने के लिए ये इसके साथ साथ भी लिखना पड़ रहा है। ये ऐड मतलब लिंक हो रहा है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य से लिंक करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विभिन्न उपेक्षित तबकों की आवाजें भी विपक्ष के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचती हैं। यह कार्य विभिन्न विधेयकों पर अपनी असहमति या संशोधन प्रस्ताव देकर विपक्ष द्वारा निभाई जाती है। विपक्ष मतलब कोई विधेयक आता है तो उस पर अपनी असहमति, संशोधन जैसे प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। देश की जो विविधतापूर्ण देश है, जो उपेक्षित तबके हैं, उनकी आवाजों को उठाने के लिए जो विपक्ष होता है वो कुछ संशोधन या असहमति के साथ अपनी बातों को सदन में रखता है। अब यहाँ पर विभिन्न विधेयकों, तो आप यहाँ पर कुछ उदाहरण देंगे, ऐसे ही लिख करके नहीं छोड़ेंगे। जैसे कृषि बिल का दे दीजिए, राइट। तो ऐसे ही जो भी आपको उस टाइम पे करंट में जो भी बिल याद आए उनका आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके अपनी बात रखेंगे तो आपके नंबर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरा बिंदु है एक अन्य स्तर पर विभिन्न आयोगों जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि की नियुक्ति में, आयोग
की आयोग आदि की नियुक्ति में नहीं, आयोग के जो आयुक्त व सतर्कता आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति तो आप सभी को मालूम होगा राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, ये एक समिति की सिफारिश पर करता है, और समिति में कौन होता है, पीएम होता है, होम मिनिस्टर होता है, और विपक्ष का नेता होता है। तो विपक्ष की नेता की भूमिका जो होती है वो आयुक्त व सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति में होती है। साथ ही लोक लेखा समिति के उपाध्यक्ष के रूप में विपक्षी नेता वित्त पर भी संसदीय नियंत्रण प्रभावी बनाता है। तो उपाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो ये गलतियां हो रही हैं ये भी आपके नंबर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ समझ जाता है यार आप कुछ भी लिख रहे हैं, एक तो पहले व्याख्या कर रहे हो चीजों की जहां पर व्याख्या में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ये पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ कि सभी के सभी प्रश्न आप बिंदुवार में ही कोशिश करने लगे। कई सारे ऐसे प्रश्नों की प्रकृति होती है जहां पर आप उनको बिंदुवार में लिख ही नहीं सकते, उनकी व्याख्या करनी ही पड़ेगी। ऐसे कौन से प्रश्न है मैं वो बताऊंगा। आप बिंदुवार में लिखेंगे तो आपकी जबरदस्ती होगी, हालांकि नंबर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस जैसे प्रश्न की प्रकृति हो उस हिसाब से आप लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। लेकिन इस तरह की गलतियां करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्षी नेता अपनी भूमिका निभाता है, और ये 1967 से इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी से होने की परंपरा शुरू हुई। राइट, समझ गए। अब इसके बाद विपक्ष की भूमिका के बाद क्या था आगे, विपक्ष की भूमिका के बाद हाँ, अब हमें छाया मंत्रिमंडल जो शैडो कैबिनेट है इसका एक कॉन्सेप्ट संक्षेप में हमें समझाना होगा। पहले तो ये विपक्ष की भूमिका के बताने के बाद शैडो कैबिनेट है क्या, इसको पहले आप बता दीजिए। राइट, देखिए लिखा गया है विपक्षी दल द्वारा समानांतर सरकार के विकल्प के रूप में रखी जानी संरचना। और मैंने क्या सजेस्ट किया है कि ज्यादा अच्छा होता कि लिख दिया जाता सत्ता दल के समकक्ष विपक्षी दल द्वारा गठित समानांतर मंत्रिमंडल होता है। राइट, आप सभी को मालूम है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम कौन करता है, विधायिका करती है। ठीक है, विधायिका करती है। अब जब शैडो कैबिनेट आ जाएगा तो शैडो कैबिनेट भी क्या काम करेगा, कार्यपालिका को ही उत्तरदायी ठहराने का काम करेगा। तो विधायिका जो है, ये जो सांसद, ये जो सदन है, इसकी हेल्प करेगा कहीं नहीं कहीं। जो प्रश्न था कि छाया मंत्रिमंडल संसद से सॉरी हमारी संसद छाया मंत्रिमंडल से कैसे लाभान्वित हो सकती है ये बताना था। तो छाया मंत्रिमंडल भी कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने का काम करेगा, जिससे कहीं ना कहीं सांसद लाभान्वित होगी। तो यहाँ पर बिंदु पढ़ते हैं। पक्ष में लिखा गया है कि सरकारी विकल्प की संभावना, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए थोड़ा और स्पष्ट होता तो अच्छा होता कि जो करंट की सरकार है जो गिर जाती है, या मान लीजिए उसकी जगह एक तरह से विकल्प की संभावना के रूप में ये शैडो कैबिनेट होगा। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में उपयोगी होगा। तीसरा पॉइंट है सरकारी नियंत्रण की मजबूत प्रणाली होगी। ये शैडो कैबिनेट के पक्ष में लिखा गया है। मैंने एक बिंदु सजेस्ट मैंने भी किया है कि सत्ताधारी जो मंत्री की प्रत्येक कार्रवाई को शैडो कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने से, मतलब जब जो सत्ताधारी मंत्री की जो कार्रवाई है, प्रत्येक कार्रवाई जब शैडो कैबिनेट के मंत्रियों के सामने प्रति हस्ताक्षरित होगी तो ये वाकई में बहुत ज्यादा उत्तरदायी होंगे, बहुत ज्यादा जवाबदेह होंगे। तो ये बिंदु भी लिखे जा सकते हैं। विपक्ष में देखिए क्या पॉइंट है, मतलब जो शैडो कैबिनेट है उसके विपक्ष में भी बात करेंगे कि क्या नुकसान हो सकते हैं। विपक्ष में शैडो कैबिनेट के पदों हेतु, मतलब जो शैडो कैबिनेट के पद मतलब मंत्री पदों के हेतु क्या मच सकती है, होड़ मच सकती है। एक ये पॉइंट हो सकता है। एक जवाबदेही एवं पारदर्शी परंपरा के विकास की चुनौती हो सकती है, ये हो गया। थोड़ा और स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करने के बाद अब आप एक निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष जो भी देंगे बहुत सोच समझ के, संतुलित और ठोस तथ्यों के साथ। हम पूरी तरह से शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और यदि आप इग्नोर करोगे तो आपको सिद्ध करना होगा कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हो। जैसे मैं निष्कर्ष पढ़ूं तो मैंने निष्कर्ष क्या लिखा, पहले ये देखिए। शैडो कैबिनेट जैसी व्यवस्था सराहनीय योग्य है, सराहनीय योग्य कदम है, या व्यवस्था जो भी है सराहनीय योग्य कदम है, किंतु वर्तमान में आर्टिकल 370 के अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे ब्रैकेट में लिखा आर्टिकल 44, आप और एक ऐड कर सकते हैं, जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है। तो आदि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके निराकरण के लिए एक अस्थायी और मजबूत सरकार की आवश्यकता है। यदि अस्थायी और मजबूत सरकार नहीं होगी तो ऐसे सेंसिटिव महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई भी गवर्नमेंट निर्णय नहीं ले पाएगी। तो एक अस्थायी और मजबूत सरकार की आवश्यकता है। वैसे भी सरकार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है,
जो आप देखेंगे कि न्याय सक्रियता, न्यायिक समीक्षा आदि के द्वारा क्या करती है कि कहीं ना कहीं सरकार पर नियंत्रण लगाती है, कुछ सरकार गलत करती है तो। अब यहाँ पे देखिए, मैं ठोस तथ्यों के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि शैडो कैबिनेट की अभी फिलहाल क्यों जरूरत नहीं है। अपने भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जबकि यूके में आप देखेंगे, यूके में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था देखी जाती है, जबकि यूके में देखेंगे भारत की अपेक्षा कमजोर न्यायपालिका, वहां संसद बहुत ज्यादा मजबूत है। तो आप इस तरह से करके अपने पक्ष को मजबूती के साथ रख सकते हैं, राइट। इससे आपका ये निष्कर्ष यहाँ पर ऐसे लिख करके समाप्ति कर सकते हैं। तो आपको निष्कर्ष लिखना था इस उत्तर में, आप सभी ध्यान देंगे, निष्कर्ष लिखना आप ऐसे छोड़ नहीं देंगे, निष्कर्ष लिखने की संभावना लगभग सभी प्रश्नों में होती है उसके उत्तर में, तो आप निष्कर्ष लिखेंगे। जब भी आंसर लिखें, अब आप समझ गए होंगे कि आपको व्याख्या को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है, कोशिश होनी चाहिए कि जिन प्रश्नों में बिंदुवार क्रम में लिखा जा सकता है उन्हें बिंदुवार क्रम में ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही और आंसर आप देखें तो लगभग कई सारे आंसर आपको व्याख्या के रूप में दिखेंगे। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष नहीं लिखा गया है, राइट। ऐसे चलिए, ये थोड़ा बिंदुवार क्रम में यहाँ पर दिख रहा है चीजें, सब चीजें। आगे हम देखें, यहाँ पर भी निष्कर्ष नहीं है, ये पूरा देखिए आप व्याख्या में है, राइट, ये भी व्याख्या में है, क्योंकि का यहाँ से शुरू हो रहा है, चलो यहाँ हो रहा है, लेकिन इतने लंबे लंबे भी बिंदु हमें नहीं लिखने होते, बहुत लंबा बिंदु हो जा रहा है। अब एक चीज ये भी है कि ये जो यहाँ पर डायग्राम बना दिया जाता है, ऐसे हमें नहीं बना देना चाहिए, सबसे ज्यादा लास्ट में तो नहीं बनाना चाहिए। इसको कहाँ बनाना चाहिए मैं बाद में कभी डिस्कशन करूंगा, जब कभी कोई ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं उस पर चर्चा करूंगा उस दौरान। यहाँ पर निष्कर्ष भी नहीं लिखा गया है, देख रहे हैं। तो इस तरह से एक बार आप टॉपर्स की कॉपी को सरसरी नजर से जरूर देखें, ताकि कुछ सीखें, राइट। इतना लंबा निष्कर्ष है जबकि होना नहीं चाहिए, ओके। व्याख्या है, देख रहे हैं यहाँ, ये पूरा व्याख्या में है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब आप 2018 की कॉपी देखिए जरा, जब उस दौरान जो टेस्ट दिया गया था, देखिए आपको अधिकांश आंसर सब के सब बिंदुवार क्रम में मिलेंगे, राइट, बिंदुवार क्रम में, देख रहे हैं आप सभी, ओके। और दूसरी बात ये भी है कि आपको उदाहरण ठोस तथ्यों के साथ बिंदुओं को स्पष्ट भी किया गया है, जैसे केदारनाथ, बलवंत सिंह, कई सारे केसों के नाम दिए गए हैं, राइट। तो ये सब चीजें भी आपको देखने की यहाँ पर मिलेंगी। उदाहरण देखिए, किसके दबाव समूह के ये उदाहरण है, किसान संघ, फिक्की, राइट, राष्ट्रीय बल संप्रयोजना। तो इस तरह के हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सभी आंसर आपको बिंदुवार क्रम में दिखेंगे, ओके। चलिए मान लीजिए कोई एक रोक लेता हूँ, ये भी देखिए बिंदुवार क्रम में है, तो सब बिंदुवार में मिलेंगे। अब पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं बार, ये भी कॉपी का प्रश्न है। स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में MPLAD योजना द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। मतलब सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में इस योजना द्वारा जो निभाई गई भूमिका है, जो भूमिका निभाई जा चुकी है, उस पर प्रकाश डालिए। साथ ही इसे निलंबित करने के हालिया कदम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, तब आप जो भी, जैसे निलंबन बोला गया है ना, निलंबित करने के हालिया कदम को, तो निलंबित करने के हालिया कदम के पक्ष में आप कम से कम 60 से 70% आप इसके पक्ष में बात करेंगे कि निलंबन जो किया गया है ठीक किया गया है, बट आप इसके विपक्ष में भी बात करेंगे जो 40 से 30% के करीब होगा, राइट। अब लास्ट में आप अंततः सुझावात्मक निष्कर्ष देंगे इस योजना के लागू होने के। पक्ष विपक्ष में बात करने के बाद आप MPLAD योजना के लागू, मतलब उसको लागू किया जाना चाहिए, और लागू किया जाना चाहिए, साथ ही क्या किन सुझावों के साथ होना चाहिए, इस संदर्भ में अब बात करेंगे। अब हम थोड़ा आंसर पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कौन कौन से पक्ष बनने वाले हैं आपके। एक तो आप सबसे पहले MPLAD योजना होती क्या है, संक्षेप में कब लागू की गई, ठीक है, क्या इसमें प्रावधान है, कुछ बता सकते हैं तो उस संदर्भ में भूमिका लिखिए। सेकंड पैराग्राफ में इसकी निभाई गई भूमिका पर ठोस तथ्यों के साथ आप बात करेंगे। तीसरे पैराग्राफ में निलंबित करने के हालिया कदम का आलोचना करेंगे, तीसरे में। चौथे में आलोचना नहीं करेंगे, निलंबित करने के हालिया कदम के पक्ष में बात करेंगे तीसरे में। चौथे में इसके विपक्ष में बात करेंगे कि जो निलंबित किया गया है ये ठीक नहीं है। पांचवें में आप एक सुझावात्मक निष्कर्ष लिखेंगे। समझ गया? जो पैराग्राफ बन रहे हैं भूमिका को लेकर के। तो चलिए भूमिका को पढ़ते हैं। एक केंद्रीय क्षेत्रक
योजना के रूप में MPLAD योजना प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का बजट स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रदान करती है। अब स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों का एग्जाम्पल दे दिया जाता तो और सुंदर होता। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल व्यवस्था आदि, तो इस तरह से लिखा जाता तो और अच्छा होता। ये योजना कब लागू हुई थी ये भी लिख सकते थे, जैसे 1993 में शायद ये शुरू की गई थी, तो ये सब चीजें ऐड कर सकते थे। अब हम बात करेंगे क्या दूसरे में निभाई गई भूमिका पर बात करेंगे। जैसे दूसरा पहला पॉइंट है कि साक्ष्य आधारित परिनियोजन सांसद व जिलाधीश स्थानीय स्तर की समस्याओं से वाकिफ होते हैं। ठीक है, जो सांसद होते हैं, जिलाधीश होते हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो स्थानीय स्तर की समस्याओं से वाकिफ होते हैं। तो ये परियोजना मतलब इस देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर इन सभी क्षेत्रों का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकती है। दूसरा पॉइंट है कि सामुदायिक स्तर पर कार्य। केरल बाढ़ के दौरान राहुल गांधी द्वारा इस निधि का प्रयोग किया गया। शशि थरूर द्वारा दिव्यांग कल्याण व शिक्षा पर निवेश किया गया। आप जब भी लिखे ना, किसी लीडर का नाम मत लिखिए, राहुल गांधी, शशि थरूर। अब आप ये मत कहिएगा कि फिर कैसे रैंक 18 आ गई जब इतनी गलतियां हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि एक आंसर में नंबर कम आ जाए तो अन्य जो आंसर हैं 19 को 19 उसमें भी नंबर कम होंगे। हो सकता है इसमें 2 नंबर आए तो आगे के जितने भी आंसर हैं उसमें 4.5, 5, 6 नंबर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि 60% हम दिया जा सकता है मैक्सिमम। मान लीजिए बहुत कोई अच्छा लिखा है तो 6.5, नहीं तो बहुत टफ होता है कि कोई 6.5 किसी को मिल जाए। 10 में मैक्सिमम लगभग देखेंगे तो आप 6 नंबर जो बहुत अच्छा लिखता है उनको मिल जाता है। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि एक आंसर के थोड़े मिस्टेक से ये तात्पर्य या ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल लेंगे कि अन्य आंसर भी ऐसे ही हैं। ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते कि जीएस पेपर 2 में अच्छे नंबर सिर्फ ना आने से सब में नंबर खराब आए होंगे। जीएस पेपर 1, 3, 4 ऑप्शनल का जो पेपर है ऐसे क्या हो सकता है उसमें एकदम शानदार नंबर आए हो जिससे जीएस पेपर 2 कवर हो गया हो। तो ये सब चीजें आप अपने आप मन में भ्रांतियां नहीं बनाएंगे। आंसर में लिखने का जो तरीका है, जो आप देखेंगे 2021 की जो कॉपी है और जो 2018 की कॉपी है, दोनों में आंसर लिखने का जो मतलब प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत व्यापक, बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है। और ये आप खुद से एक बार कॉपी ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब अंतर आया है। आप राइटिंग स्टाइल देखेंगे तो जो सुंदर राइटिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है 20 के 20 प्रश्नों में, आपको इसमें नहीं मिलेगी। आप इसको जरा यहाँ की राइटिंग जरा देखिए, थोड़ा यहाँ की देखिए, अंतर है। आप इस चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे तो समझ में आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो आप, मेरे कहने का मतलब है आप किसी लीडर का नाम मत लिखिए जो बहुत ज्यादा विवाद में भी जैसे चल रहे हो, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सब का नाम ऐसे डायरेक्ट आप मत लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता था कि केंद्रीय विपक्षी पार्टियों के सांसद सदस्यों द्वारा इस निधि का प्रयोग सामुदायिक परियोजना के विकास में भी किया गया है। एग्जाम्पल में केरल के वायनाड क्षेत्र में पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? अब हो गया, ऑटोमेटिक लिंक हो गया उनसे, राहुल गांधी जी से। तो आप इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, थोड़ा यहाँ वर्ष डाल दिया जाता तो और अच्छा होता। फिर इसके बाद देखें दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि 2004 की सुनामी जब आई थी, जब भूकंप आया उससे जो सुनामी आई थी उससे जो पूर्वी तटीय क्षेत्र थे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनके राज्यों के पुनर्निर्माण में इस निधि का प्रयोग किया गया। तो आप इस तरह से लिख सकते थे। आगे देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में घाटों के निर्माण पर कार्य करना इस निधि के द्वारा। अस्थायी परिसंपत्ति सृजन वितरण मूलक योजना के स्थान पर बजाय पूंजीगत परिसंपत्तियों यथा विद्यालय, अस्पताल आदि में नियोजन। इस निधि का प्रयोग मतलब कहने का यह है वितरण मूलक ऐसी योजनाएं जिनका मतलब हम निवेश तो कर देते हैं लेकिन उनका तात्कालिक फायदा हो जाता है, दीर्घकालिक रूप से उसके जो सतत फायदे मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। लेकिन जब उनको पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निवेश किया जाता है जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि में, तो देश को सतत रूप से फायदा होता रहता है इन फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको निभाएगी भूमिका पर बात करनी थी। अब आते हैं प्रश्न के थर्ड पैराग्राफ में, और क्या होना चाहिए उसको जरा हम देख लेते हैं। थोड़ा हटा दें तो और क्लियर हो जाए। अब देखिए, इसे निलंबित करने के, अब ये योजना निलंबित क्यों की गई इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाते हुए आप निलंबित करने के पक्ष में लिखेंगे। अब चलिए,
आप यहाँ देखिए लिख दिया गया सर निलंबित करना, ये भी ठीक नहीं है। आपको वजह बतानी होगी ना कि क्यों निलंबित किया गया। जैसे आप देखें कोविड-19 के दौरान यह योजना 2 वर्षों के लिए निलंबित हुई। आपको ये रीज़न देते हुए बताना होगा ये निलंबित हुई। अब आप पक्ष में बात करेंगे। पहला बिंदु लिखेंगे कोविड के दौरान धन ज़रूरतों के मद्देनज़र इसको निलंबित किया गया। पहले भी फंड का पूर्ण प्रयोग न करना, राइट। तीसरा लिखा गया कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने इसे संघवाद के विरुद्ध बताकर बंद करने की सलाह दी थी। मतलब 2002 में गठित राष्ट्रीय आयोग ने इसे संघवाद के विपरीत बताया था। तो आपके निलंबित करने के पक्ष में एक ही पॉइंट हो गया। दूसरा देखें तो इसमें लिखा गया निलंबन से सरकार लगभग 7,900 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगी। मतलब ये जो समस्या थी कोई ऐसी तो थी नहीं, राज्य के स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इस तरह से निलंबन करने से सरकार को कुछ ऐसे फंड मिलते जिसका उपयोग वो अपने अनुसार विवेकपूर्ण रूप से वो कर पाएगी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब कभी आप 7,900 करोड़ जैसे ये आंकड़े दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप यही आंकड़े दें। मान लीजिए एग्जाम हॉल में नहीं याद हो रहा है क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हमारे पास होते हैं, तो आप लगभग लगा करके आसपास लिख सकते हो 7 से 8,000 के बीच, ठीक है। इस तरह से करोड़ों रुपए मिलने की उम्मीद है। या आप 7500 करके 8,000 के करीब ऐसा कुछ लिख दीजिए। मतलब अब जो इसमें आंकड़े हैं वो याद नहीं हो रहे हैं, तो एक माइंड में रखिए कि हम ऐसे कुछ लिख देंगे। जब आप ऐसा कुछ सोच के चलेंगे ना, आपका माइंड ऐसा है कि ऑटोमेटिक क्या करेगा, यही एग्जैक्ट आंकड़ा याद कर लेगा। माइंड का भी खेल अजीब है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। सॉरी, सब मिट गया। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब ऐसे तथ्य होते हैं जो मुझे लगता है यार ये मैं भूल जाऊंगा एग्जाम हॉल में, तो मैं क्या करता हूँ इसके आसपास के ऐसा लिख लेता हूँ कि इसके करीब ऐसे करोड़ रुपए क्या है उम्मीद है मिलने की, ठीक है। अब चलते हैं विपक्ष में। थोड़ा इस पॉइंट को और विस्तार दिया जा सकता था क्योंकि मैंने आपको बोला भी कि 60 से 70% इस पर हमें बात करनी है। अब इस पर हम बात करेंगे इसके विपक्ष में कि कोविड के दौरान स्थानीय जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक था। मतलब स्थानीय स्तर पर ध्यान देना आवश्यक था, इसलिए ऐसे निधियों का मतलब ये फंड को निलंबित करना ठीक बात नहीं थी। ऐसी योजनाओं को फंड को पूर्ण करने के संस्थागत तंत्र बनाना चाहिए था, ना कि बंद करना चाहिए। तो कोविड के दौरान ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, फिर भी आप जब विपक्ष में बात करेंगे तो भाई लिखेंगे ही इसको। जब एग्जामिनर इसको पढ़ते हैं तो इस चीज को भूल जाता है, फिर इस पर ज्यादा जोर देता है। तो स्थानीय समस्याओं पर सांसद विवेकाधिकार की समाप्ति, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या लिखा है, और ये काम उचित ढंग से सिर्फ सांसद ही कर सकते हैं। मतलब हाँ, स्थानीय स्तर पर जो काम है सांसद विधायक ये लोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये आंसर कैसे अच्छे से और लिखा जा सकता था। आपको लीडर इन सब का नाम नहीं लिखना है, ऐसे एग्जाम्पल देने होंगे, सिर्फ छोड़ना नहीं है। अब आते हैं आगे की राह पर, सुझावात्मक निष्कर्ष। मैंने भी ऐसे कई पीछे के वीडियो में कहा है कि आप भूमिका और निष्कर्ष तो लिखिए, कोशिश करिए कि भूमिका और निष्कर्ष आपके सभी प्रश्न आंसर में हो, उत्तर में हो, लेकिन भूमिका हमेशा व्याख्या रूप में होगी। मतलब आप भूमिका को व्याख्या करके ही लिखेंगे, लेकिन जो निष्कर्ष होता है ना उसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि निष्कर्ष बिंदुवार क्रम में सॉरी व्याख्या में ही हो, बिंदुवार क्रम में भी लिखा जा सकता है। ऐसे भी आगे की राह करके आप लिख सकते हैं, मैं पीछे की भी वीडियो में बताया हूँ। तो यहाँ पर है निलंबन अल्प समय का होना चाहिए, ठीक है। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक संस्थागत तंत्र बनाना, आपातकालीन आपदा में अपने क्षेत्र से बाहर निवेश करने की मात्रा वृद्धि द्वारा इसे और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। थोड़ा और इसको स्पष्ट करने की जरूरत थी। अंततः सोशल ऑडिट का प्रयोग करना क्रियान्वयन बेहतर किया जा सकता है। इसको यहाँ ऐसे ही यहाँ से बिंदुवार में लिख सकते थे, ये इतना जगह छोड़ने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा है अब ये निष्कर्ष हो गया, जबकि ये भी एक सुझाव ही है। तो आप ऐसा कर सकते थे, अंततः सोशल ऑडिट का प्रयोग कर क्रियान्वयन बेहतर किया जा सकता था। अन्य सुझाव में देखें, इसमें उन परियोजनाओं को शामिल करना जिसके लिए MPLAD निधि से काम किया जाना है, तो ये भी सुझाव लिखा जा सकता है, राइट। अब मेरा आप लोगों से ये आखिरी मतलब ये वो है कि जो भी आपके आंसर रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, प्रश्न हैं, द्वंद्व है कि आंसर लिखने में, या सर ऐसा होता है कि 1,000 शब्दों को जब 150 शब्दों में समेटना होता है तो सब कुछ हवा हो जाता है। जब कुछ हम लिखना चाहते हैं, आंसर लिखने बैठते हैं, पूरा का पूरा सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। या जो भी जब लिखने बैठते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और सब 1,000 के 1,000 शब्द इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं कि सब ठूस दें। इस चक्कर में शब्द सीमा का उल्लंघन होता है। ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे
कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका उत्तर मैं पॉसिबल होगा तो वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो अलग से वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि मेरे पास ऐसे कई सारे क्वेश्चंस या प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा आए हैं कि आंसर लिखने में हमें 40 से 45 मिनट सर शुरू में लग जा रहे हैं। एक एक आंसर को सोचने में मतलब दिमाग बत्ती गुल हो जा रही, तो 20 कैसे लिखेंगे, 1000 शब्दों को समेट नहीं पा रहे हैं। तो ये सब सारे कई प्रश्न जो हैं बच्चों के रहे हैं, लेकिन आप सबके भी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। आप एक बार टॉपर्स की कॉपी को डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कितना अच्छा आंसर ये लिखा गया है। 2021 की जो टेस्ट कॉपी है, आप अपने आप में ऐसे निरंतर सुधार करिए ताकि आप एक अच्छे नंबर के साथ एक अच्छी रैंक ला सकें, राइट। नहीं तो आपके पास क्या नॉलेज बहुत होगा, आप करंट अफेयर्स बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन बस यही बात है ना, जब डिलीवर उसको करना नहीं जानेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। नॉलेज और आपका जो करंट अफेयर्स है, जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है जो उसको तैयार कर रहे हैं, उनको करंट अफेयर्स को लिंक करना, उसको डिलीवर करना, ये सीखना होगा। ये पॉसिबल तभी है जब आंसर राइटिंग करेंगे और टॉपर्स की कॉपियों को देखेंगे और सब ये सब बातें जो मैंने की हैं वो सब चीज़ें करेंगे तो होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।